नमस्कार, रियल स्टेट और रियल एस्टेट में आपका स्वागत है। रीट्स के बारे में पिछले एपिसोड में हमने जानकारी दी कि रीट्स क्या है, कैसे काम करता है और इंडिया में कितनी रीट्स लिस्टेड हैं। इस पे आगे हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला। हर्षुल जी, स्वागत है फिर से आपका। रीट्स इतना वास्ट है ना कि एक एपिसोड में तो ये पूरा होने वाला नहीं है, तो आज हम फिर से आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। अगर एक आम आदमी है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा रीट्स क्या है, कितने रीट्स लिस्टेड हैं। अगर आज एक आदमी क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाए ना, तो एसआईपी में 500 रुपए 1000 रुपए से निवेश हो जाता है। आपने बताया लिस्ट ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये संचालित कौन करता है, कौन ये संभालता है? अगर आज मेरे जैसा एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको अगर निवेश करना है तो उसको कहाँ जाए, कैसे निवेश? क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए तो देखिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके हम कर सकते हैं, या किसी जो होंगे पर्सन जो संभालते होंगे पूरे पोर्टफोलियो के, उनके पास जाके कर सकते हैं और निश्चिंत रह सकते हैं कि भाई वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे। क्या रीट्स में भी इतनी निश्चिंतता है? और किस तरह से एक आम आदमी को अगर निवेश करना हो, जो आज हमारे एपिसोड देख रहे हैं, उनको अगर अच्छा लगता है कि चलो हम करते हैं, कितना निवेश करें, कैसे करें, किसके पास जाके करें? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि रीट म्यूचुअल फंड से ज्यादा सेफ है, और इसके मैं 5-6 कारण दूंगा। ज्यादा सेफ है और ज्यादा इजी है इसमें जाना, कम कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं इसका आपको 5-6 चीजें बताऊंगा जिससे ये कंक्लूड हो पाएगा। सबसे पहली चीज, स्टॉक मार्केट में हमेशा कहा जाता है टाइम द मार्केट, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। और हमें हमेशा डर रहता है कि जब भी मैं पैसा डालता हूँ उसके अगले दिन से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। ये हमें अक्सर हमेशा डर लगता है, और इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला गया है कि एसआईपी करिए, कि आप एवरेजिंग का हर महीने कुछ कुछ भरिए, तो आपको भरिए। दुख नहीं होगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया और आज ही उसी स्टॉक में नीचे गिरावट हो गई। तो ये एक धक वाला जो रहता है हमेशा स्टॉक मार्केट के साथ, कि हम चाहते हैं कि जिस दिन हम पैसा डाले वो सबसे कम हो, बट होता उससे उल्टा ही है, और हम डालते हैं और अगले दिन कुछ क्रैश होता है। प्लस स्टॉक मार्केट है ना, एक एकदम चंचल स्वभाव का बाजार है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा कुछ कोई छींक देगा उधर वहां पे पुतिन साहब, तो बाजार गिर जाएगी। यहाँ पे इजराइल को गुस्सा आ गया तो बाजार गिर जाएगी। तो आप इतने फैक्टर्स हैं जिनका कोई आपके पास कंट्रोल नहीं है, निश्चिंता नहीं है, जिससे मार्केट 5-5 हजार 6-6 हजार पॉइंट गिर जाती है, और हम आए समय अखबार में पढ़ते हैं कि लाखों करोड़ की वेल्थ इरोड हो गई है। सही कहा। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने ये एसआईपी वगैरह बनाया एज अ हेज टू दिस। बट ये भी फुल प्रूफ नहीं है। अगर आपका नसीब सही ना हो तो जब जब आपने पैसा डाला है हर 7 तारीख को, वो भी गड़बड़ तो हो ही सकता है। प्लस इसमें उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं। अब इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी इज रीट। रीट को आप एक अगर एनिमल किंगडम में कहा जाए तो इसको ये एलिफेंट के जैसे आप मान सकते हैं। स्टेडी, इसको हिलाना इम्पॉसिबल है, ये स्टेबल है, ये प्रिडिक्टेबल है, ये सर्टन है। नहीं, इसमें मैं एक पूछना चाहूंगी, आप क्यों कहे उससे पहले, क्योंकि आपने कहा ये सर्टन है, लेकिन अगर हम देखें तो रियल एस्टेट में भी 5 से 10 साल में एक ऐसा समय आता है जब मंदी कही जाती है, तब कहते हैं कि इस बार रियल एस्टेट में मंदी चल रही है। क्या इसका इम्पैक्ट होगा? ये मंदी प्रूफ है, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा। क्यों? अधिकतर जो रियल एस्टेट में हम सुनते हैं मंदी है, तेजी, रियल एस्टेट पहले तो लोग रेसिडेंशियल को रियल एस्टेट मान देते हैं कि जो रेसिडेंशियल हो रहा है वही रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का एक अंग रेसिडेंशियल है, उसको छोड़ के ऑफिस है, रिटेल है, वेयरहाउस है, लॉजिस्टिक पार्क है, सीनियर लिविंग है, स्टूडेंट हाउसिंग है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है, हॉलिडे होम्स है। 15 चीजें हैं जिसको रियल एस्टेट माना गया है। रेसिडेंशियल इज वन पार्ट ऑफ रियल एस्टेट, बट अक्सर, और ये एक मीडिया का क्रिएशन है, ये एक सामान्य लोगों की मनस्थिति है कि जो भी रेसिडेंशियल का उतार चढ़ाव जो वो देखते हैं उसको वो रियल एस्टेट से मान लेते। रीट रेसिडेंशियल में है ही नहीं। रीट
ऑफिस स्पेस में है। हम्म ऑफिस स्पेस इंडिया की इकोनॉमी से, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इंडिया की ग्रोथ में मानते हो तो इंडिया की ऑफिस स्पेस तो लगेगी उसके लिए, और वो उससे इंटरलिंक्ड है, क्योंकि रीट का जो पैसा जाता है वो नॉन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में जाता है, वो ऑफिस स्पेस में जाता है, वो रिटेल में जाता है। रिटेल यानी कंजम्पशन है, ऑफिस मतलब वेल्थ क्रिएशन का जरिया है। तो अक्सर जब भी हम तेजी या मंदी की बात करते हैं तो वो रेसिडेंशियल में होती है। ऑफिस स्पेस अक्सर देखा गया है, इट इज नॉट वेरी ससेसिटेबल टू, उसको ज्यादा वोलेटाइलिटी ऑफिस स्पेस पे नहीं है। मतलब उसमें ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी नहीं आती, वो एक स्टेबल रेंज में चलता रहता है। ना उसमें बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है, ना बहुत कम। हाँ, थोड़े कोई एसेट क्लासेस ऑफिस के रहेंगे जहाँ पे कुछ रेंट बहुत ज्यादा चलता है, बट 90% ऑफ द मार्केट देखेंगे तो एक स्टेबल जोन पे चलता रहता है। उसका कारण क्या है? यहाँ पे कॉर्पोरेट इंडिया ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और कॉर्पोरेट इंडिया लॉन्ग अग्रीमेंट्स करता है, 9 साल 15 साल। तो उनका विजन 1 साल 2 साल 3 साल वाला नहीं रहता है। रेसिडेंशियल में तो हमको जब घर चाहिए तब हम निकल पड़ते, और चाहिए तो ही निकल पड़ते, वैसा तो रहता नहीं है। तो जो रीट का पैसा है वो ये स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ इट बीइंग इन ऑफिस स्पेस, बिकॉज ऑफ इट बीइंग इन रिटेल, इस वजह से इस पे स्टेबल माना गया है। और क्योंकि इनके लीज लंबे होते हैं, 15 साल 10 साल, तो इसको रिलेटिवली मंदी प्रूफ कहा जा सकता है, क्योंकि आपके 15 साल में तो 2 साइकिल आके चली जाएगी, बट उसका असर आपके कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेंट भले मार्केट में 10 रुपए या 20 रुपए कम चलता हो, आप नॉर्मली इसमें फिट आउट का एक्सपेंडिचर करोगे। जब भी आप एक ऑफिस लोगे 10,000 फुट की, तो आप मिनिमम 5 करोड़ खर्चा करोगे इसका सारा इंटीरियर करने में, सब ऑफिस का फर्नीचर लाने में। अब मुझे पता है कि मार्केट में मेरे को 20 रुपया कम रेंट में मिलेगा, बट मेरे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 15 साल के पहले होगा नहीं। तो इसके लिए हम नॉर्मली देखते हैं कि ये जो भी कंपनीज है वो एग्जिट नहीं करते अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, और इस वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है रीट को, एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, जहां पे मुझे एंट्री एग्जिट करना हो तो वो तो आदमी थोड़ा भी अनसर्टन लगता है तो फटाक से निकल जाता है। कंपनीज वैसे निकलती नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप ऑफिस स्पेस की बात करें, हमने आगे पिछले एपिसोड में देखा कि रिटेल भी, जैसे कि मॉल्स हैं, ये सब भी लिस्टेड हैं रीट्स में। लेकिन समझो अगर कोई ऑफिस स्पेस है या कोई रिटेल स्पेस है, 6 महीने, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हमने पिछले कोविड में भी देखा और हाल फिलहाल भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे मॉल्स एम्प्टी हो रहे हैं, मतलब वहां पे बहुत सारी दुकानें नहीं चल रही हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट रीट पे इसलिए नहीं होगा, रीट ग्रेड ए ऑफिस स्टॉक, ग्रेड ए मॉल की लिस्टिंग को दर्शाता है। तो जो ग्रेड ए क्वालिटी रहती है, जो सबसे सुप्रीम है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्पेक्स, उसकी लिस्टिंग दिखाती है। तो हम जब नॉर्मली देखते हैं कि मॉल वेकेंट हो रहे हैं, तो मॉल में भी टाइप्स रहती है, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, अनऑर्गेनाइज किया गया मॉल है, इन्वेस्टर्स को बेचा गया मॉल है, तो वो रीट में आता नहीं है। रीट में कौन सा आता है? क्रीम द ला क्रीम, जो सबसे टॉप ऑफ द पिरामिड है, वो वाली चीज लिस्ट होती है। और आज भी हम जहां भी रह रहे उसके 5 किलोमीटर में हमें एक मॉल पता ही रहेगा जो 365 डेज 24 आवर्स फुल ही रहता है। उसमें लोग थ्राइव ही करते हैं, जाते ही है। संडे को हजारों गाड़ी वहां रहेगी, उधर हजारों लोग रहेंगे, तो वो एसेट लिस्ट होते हैं। तो इसमें जो बाकी के जो मॉल्स है, जो नॉर्मली हम कहेंगे ग्रेड बी या ग्रेड सी डेवलपमेंट्स है, जिसमें इतना प्रीमियमनेस नहीं है, वो नहीं है। बट कैपिटल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में सब प्रकार की कंपनी लिस्ट है, ग्रेड बी, ग्रेड सी, पेनी स्टॉक्स, सब। तो ये रीट में एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि जो ऑफिस पार्क भी रहेगा वो एक, समझो हम गोरेगांव में जाते हैं तो एक नेस्को जैसा एक ऑफिस पार्क है, या हम ऐरोली में जाएंगे या मलाड जाएंगे तो एक माइंड स्पेस का ऑफिस पार्क है। अब वो केवल ऑफिस नहीं है, वो एक इकोसिस्टम है। वहां पे एफएनबी भी है, वहां पे एक एटमॉस्फेयर है, उधर लैंडस्केपिंग है, ग्रीनरी है, वॉकवे है, प्रोमेनाड्स है,
वाटरफॉल है, स्कल्पचर्स है, तो वहां पे आप एंटर करते हो तो एक पूरा एक्सपीरियंस जो मिलता है, अब वो लिस्ट हो रहा है, ना कि एक स्ट्राटा सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग जिसका कुछ अता पता नहीं है, वो कभी भी खाली हो सकती है। तो अक्सर जो कंपनीज ऐसी ऑफिस पार्क में आती है वो एमएनसीज होती है, वो खुद भी ग्रेड ए लिस्टेड कंपनीज होती है जो ऐसे ग्रेड ए ऑफिस पार्क्स में आती है, क्योंकि उनको भी अपने एम्प्लॉयज को बेस्ट वर्किंग एटमॉस्फेयर देना है, बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट देना है। तो ये कंपनीज 15 साल की डॉक्यूमेंट करती है, 10 साल की डॉक्यूमेंट करती है, और ये रीट को स्टेबिलिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रस्तुत करती है, क्योंकि ये कंपनी स्टेबल है, ये एसेट क्लास सुप्रीम है, और ये लिस्ट हुआ है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। यहाँ पे ओसी रिसीव्ड ऑलरेडी लीज्ड आउट एस्टेट ही लिस्ट हो सकता है रीट में। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है एग्जैक्टली, वहां पे कोई दिक्कत ना हो। एग्जैक्टली, तो जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसकी ओसी नहीं आई है वो लिस्ट ही नहीं होगा, ओसी आ गई है लेकिन ऑक्यूपेंसी फुल नहीं है तो वो भी लिस्ट नहीं होगा। तो इनवेरिएबली इसमें वही चीज लिस्ट हो रही है जो सबसे प्रीमियम है, और उसमें आपको 7-8% रिटर्न आ रहा है, तो इससे बेहतर क्या चाहिए। तो लोग आर्ग्यू करते हैं कि 7-8 तो हमें एफडी में भी आता है, बट एफडी में कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ पे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। एफडी में कल बैंक को कुछ हो गया, बैंक नॉर्मली लोग कहते हैं बैंक गारंटी दो, तो मैं एक मजाक करता हूँ कि बैंक की क्या गारंटी है क्योंकि हमने देखा है जो रिसेंटली जो बैंक्स वाइंड अप हुए उसमें उनकी कोई गारंटी रहती नहीं है आज एफडी डिपॉजिटर्स के पास, बट आपका पैसा ग्रेड ए एस्टेट में लग रहा है, ग्रेड ए एसेट क्लास में लग रहा है, जिसकी सेफ्टी बहुत ज्यादा है, और वहां पे अगर वैकेंसी आती भी है तो तुरंत भर जाती है, क्योंकि वहां पे नॉर्मली ये जो रीट वाले जो ऑफिस स्पेसेस है वो इतने प्रीमियम है डेवलपमेंट्स के वहां पे कंपनीज ऑलरेडी देखते रहते हैं कि कब वैकेंसी हो तो हम वहां पे ऑफिस स्पेस ले लें, क्योंकि याद रखिए कि ऐसा डेवलपमेंट रेगुलरली कर पाना पॉसिबल नहीं होता, उतना लैंड एरिया चाहिए, उस प्रकार का विजन चाहिए, उतना कैपिटल चाहिए। तो ये जो एसेट क्लासेस क्रिएटेड है आर वेरी यूनिक। तो हम कह सकते हैं प्रीमियम प्रॉपर्टीज इसमें लिस्टेड हैं, जिसको अगर कोई खाली भी होता है तो तुरंत भर जाता है, तो किसी को अनिश्चितता नहीं है, निवेश कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन निवेश कर सकता है, कितना और कैसे। तो इसमें और ये यहाँ पे म्यूचुअल फंड से बहुत सिमिलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ ईज के आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिससे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं जो एनएवी के प्रस्तुत के, तो एनएवी के हिसाब से एनएवी भी इसमें भी एनएवी है, इसमें भी डीमैट है, सिस्टम सेम है। वहां का रेगुलेटर सेबी है और एम्फी भी है, बिकॉज म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे रेगुलेटर हमारा सेबी ही है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है तो रेरा की जरूरत नहीं है, तो सेबी इज द रेगुलेटर फॉर दीज रीट्स, और सेबी को एपेक्स रेगुलेटर माना गया है, इट्स द बेस्ट क्वालिटी रेगुलेटर, वेरी विजिलेंट, वेरी अवेयर, तो वो इस पूरे एसेट क्लास को करता है। अब यहाँ पे कौन निवेश कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स निवेश कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं, धनराशि केवल 10,000 15,000 रुपए से आप निवेश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लाइक म्यूचुअल फंड्स, बट जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा, आई वुड से far more stable, far more certain, far more predictable as compared to म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये जो कंपनीज रहती है वो लॉक इन में रहती है। जब आप एक लीज अग्रीमेंट करते हो तो आप 3 या 5 साल का लॉक इन भी देते हो, जिसके साथ आप अग्रीमेंट कर रहे हो कि आप इतने साल के पहले खाली नहीं करोगे, तो वो भी स्टेबिलिटी, वो कोई स्टॉक मार्केट में आपको ऐसी कोई लॉक इन या ऐसी कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो क्या लेना और बेचना आसान है, क्योंकि लेना बहुत आसान है, कैसे हम कैसे ले सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाके, या कहाँ से हमको ये मिलेगा। सो ये सारा एनएससी बीएससी लिस्टेड है। अच्छा। तो जैसे हम स्टॉक्स लेते हैं एनएससी बीएससी से, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में इसका रोज एक लिस्टिंग प्राइस खुलता है, बट अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो जो शेयर बाजार का टिकर है वो हार्टबीट जैसे ऊपर नीचे चलता रहता है, बट यहाँ स्थिरता दिखेगी, क्योंकि रेंट तो फिक्स है, 3 साल के बाद बढ़ना है, तो ज्यादा इसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और आपको जब भी एंट्री करनी है या एग्जिट करनी है,
लिस्टेड है, आप बटन दबाइए, आप ले सकते हैं या बेच सकते हैं। तो इसका एक एक्टिव सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है। ये चारों रीट एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। रोज सुबह उनका एक ओपनिंग प्राइस आता है और आप बेच सकते हो या मतलब खरीद आज अगर सकते हो। मुझे निवेश करना है तो मैं अपने जैसे शेयर मार्केट खोलती हूँ वैसा अपना सेम वेबसाइट टू खोलूंगी, सेम, वहां पे उसके आपने जो चार एग्जैक्टली नाम बताए उनको मैं सर्च करूंगी, जो मुझे ठीक लगेगा उसमें मैं निवेश करूंगी। एग्जैक्टली अगर मुझे आज लग रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं उसमें सेल बटन दबाऊंगी, जितने मुझे एनएवी के हिसाब से जैसे म्यूचुअल फंड मिलते हैं उतने एनएवी अगर समझो 50 है उसमें से 20-25 मुझे बेचने हैं, तो क्या मैं उतने बेच सकती हूँ? एग्जैक्टली और क्या उतने ही दिनों में जैसे म्यूचुअल फंड के हफ्ते भर के अंदर पैसे आ जाते हैं, पैसे ही पैसे आ जाएंगे? सेम टू सेम एग्जैक्ट, क्योंकि रेगुलेटर भी दोनों का सेम है, सेबी सिस्टम भी सेम तो रखी इसमें है। डीमैट अकाउंट होना जरूरी है? जैसे हम म्यूचुअल फंड में रखते हैं, सेम टू सेम यहाँ भी डीमैट रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म लिस्टिंग से है। तो इसकी एंट्री एग्जिट भी लिस्टिंग से है और ये पूरा सेबी की छत्रछाया में रेगुलेशन के अंदर ऑपरेट होता है। तो ये सेम प्रोसीजर है जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड का है, उसी तरीके से आपकी एंट्री एग्जिट और सारा रेगुलेशन है। तो क्योंकि हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं ये जो चर्चा चल रही है, शायद हमने बोला 13-14 से बात शुरू हुई, लेकिन आज जाके हम सुन रहे हैं कि रीच लोगों को कुछ कुछ सुनाई दे रहा है। इतना टाइम क्यों लगा लोगों तक पहुंचने के लिए? इसका कारण है रियल एस्टेट खुद ही के बारे में लोगों के अपने परसेप्शन है, स्टॉक मार्केट के बारे में भी लोगों के अपने परसेप्शन है। अब ये दोनों की शादी कराई जाती है तो जो उससे प्रोडक्ट निकलता है उसके लिए जो हम कहेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी, वो इंडिया में कम है। लिटरेसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी, और ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है एट द एंड ऑफ द डे। तो इसकी लिटरेसी को थोड़ा टाइम लगेगा। हिस्टोरिकली अगर आप देखें यूएसए में, जहाँ पे 1960 से ये एसेट क्लास अवेलेबल है, आज की तारीख में करीबन 300 से अधिकतर रीट यूएसए अकेले में लिस्टेड है। 90% वहां के एसेट यूएसए के रीट में लिस्टेड है। वहां पे भी 10 से 15 साल लग चुके थे, फिर जाके रीट पिकअप हुआ। सिमिलरली सिंगापुर का अगर ट्रेंड किया जाए तो एक जेएलएल की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने एक मैपिंग किया था कि रीट को कितना समय लगा था पिकअप होने। तो एशिया की फाइनेंशियल राजधानी माना जाता है सिंगापुर। सिंगापुर में जब रीट आए थे तभी उनको 10 साल लगे थे पिकअप होने के लिए, और फिर एक बार जो ग्रोथ आती है फिर वो एक्सपोनेंशियल होती है। तो हमारे उधर भी वी कैन से इट इज अर्ली डेज, यहाँ पे पिकअप आ रहा है स्लो स्टेडी, एक एक करके अब चौथा रीट आ गया है, इस साल शायद एक पांचवा रीट भी आ जाएगा। तो ये ग्रोथ पैटर्न आ रही है। मेरा मानना है कि जैसे ये 5 इयर्स क्रॉस कर लेगा, मतलब हम 2030 के आसपास इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, इन्वेस्टर का मार्केट, डेवलपर का मार्केट, फंड का मार्केट, ये तीनों मार्केट का अडेप्टेबिलिटी आ रही है। प्लस इंडिया को अभी एक स्टेबल मार्केट माना गया है। तो मैं रिसेंट पढ़ रहा था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ एफडीआई फॉरेन कैपिटल अभी के इलेक्शन रिजल्ट्स के ओथ स्वेरिंग कैबिनेट फॉर्मेशन के बाद अब पोर हो गया है। तो वर्ल्ड ओवर भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इंडिया की स्टेबिलिटी क्या है, और स्टेबिलिटी लास्ट 10 साल से मिली है और 5 साल भी मिल रही है। उसके वजह से रीट का पिकअप होगा, क्योंकि रीट डायरेक्टली कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो उसका ग्रो होने के लिए फॉरेन कैपिटल आना जरूरी है। अब फॉरेन कैपिटल निवेश होते जा रहा है क्योंकि उनको इंडिया में स्टेबिलिटी दिख रही है, पीस दिख रहा है, कोई ऐसा चीज नहीं दिख रही है जिसमें ग्रोथ डिस्टर्ब होगा। आज एक हेल्दी 7.6% ग्रोथ रेट डिक्लेयर हुआ है जीडीपी का, जो G7 कंट्रीज में हाईएस्ट है। ये किसी भी कंट्री G7 की इतना ग्रोथ रेट नहीं मिला है। तो और हमारा पॉपुलेशन सेल्फ सफिशिएंट है, कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है, सब ग्लोबल कंपनीज को अपनी ऑफिसेज यहाँ डालनी है, इनफैक्ट प्रोडक्शन यहाँ करना है। तो वो दर्शाता है कि रीट का जो ग्रोथ है वो होगा, क्योंकि ये सभी को ऑफिस लगेगी, ये सभी को ग्रेड ए ऑफिस स्पेस लगेगी। ग्रेड ए ऑफिस स्पेस रीटेबल है और रीट का ग्रोथ ऑटोमेटिक उसी इकोसिस्टम से हो रहा है। तो ये पूरा जो एक माहौल बन रहा है जहाँ पे कैपिटल आ रहा है, कंपनीज आ रही है, लीजिंग हो रहा है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी आ रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है,
कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जीडीपी ग्रोथ आ रहा है, वो सब डायरेक्ट इनडायरेक्टली रीट को सपोर्ट कर रहा है। और मेरा मानना है कि अगले 5-6 साल में इसमें आप 2 डजन से ज्यादा रीट देख लेंगे, जिस प्रगति से ये ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि ये अभी धीरे धीरे सभी कंपनीज को लगता है हाँ इंडिया के इन्वेस्टर्स रीट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 10 जब क्रॉस करता है तो 10 से 30 होने समय नहीं लगेगा। सही है। तो होप फॉर द बेस्ट कि आगे बढ़े। Absolutely. मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे हम एक आप बात करें कमर्शियल बिल्डिंग है या एक मॉल है, जो एक डेवलपर वो मॉल बना रहा है, वो रीच को देगा या जो बंदा होगा वो रीच, उसमें जो रीच के हिसाब से वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो क्या उसकी ओनरशिप रीच वाले की हो जाएगी और ना कि डेवलपर की? एब्सोल्युटली। तो यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि एक फंड और डेवलपर साथ मिलके जमीन खरीदते हैं, साथ मिलके ये एसेट डेवलप करते हैं, फिर एसेट को रेंट पे चढ़ा देते हैं। बाद में फंड को तो एग्जिट करना है, डेवलपर को भी एग्जिट करना है, तो एग्जिट के लिए आता है आईपीओ, जो है रीट का आईपीओ, और उस द्वारा डेवलपर और फंड दोनों की एग्जिट होती है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा स्टेक रिटेन करते हैं, 20%, 30%, जो भी सेबी मैंडेट करता है, ताकि कंप्लीट 100% एग्जिट ना हो, और उसके बाद इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आते हैं। तो जैसे जो पूरा पोर्टफोलियो है स्टॉक मार्केट का, वो एक ट्रस्ट ओन करता है उस पोर्टफोलियो को, और लोग ट्रस्ट के यूनिट सब्सक्राइब करते हैं म्यूचुअल फंड में। सिमिलरली ये पूरा एसेट ओन करता है रीट का ट्रस्ट। इसके लिए रीट का नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो एक ट्रस्ट ओन करता है उसको, और जितने भी इन्वेस्टर्स है वो उसके पास इस ट्रस्ट के यूनिट्स रहते हैं। तो ओनर ऑफ द एसेट इज द ट्रस्ट। एग्जिट हो जाती है डेवलपर की और फंड की, और ओनर ट्रस्ट होके इनडायरेक्ट ओनर्स आर द इन्वेस्टर्स। तो उनकी क्या, उनको क्या नफा, उनको क्या फायदा? किसको? रीच जो ट्रस्ट है उनको एनुअल चार्जेस मिलते हैं इस पूरे एसेट को ओन करने का, इस पूरे एसेट को मेंटेन करने का, जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो बोलते हैं, एक वन टाइम एंट्री के वक्त, प्लस ओवरऑल समझो ये ट्रस्ट मैनेज कर रहा है 10,000 करोड़ के एसेट, तो उसका 0.1% या 0.2% एनुअली इस ट्रस्ट को इनकम, क्योंकि इस ट्रस्ट के एम्प्लॉइज रहेंगे जो ये सब काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उनको उनकी सैलरीज मिलती है और उनका ये मिलता है। सेम कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड का है, क्योंकि जो फंड को मैनेज करता है फंड मैनेजर, उसकी एक टीम रहती है, रिसर्चर रहते हैं, एनालिस्ट रहते हैं, जो डे टू डे ये सब देखते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये सेम कॉन्सेप्ट रहता है। जब आप लेते हैं एक एंट्री लोड रहता है और एक रेगुलर चार्जेस रहता है जो इनको हम भरते हैं एज इन्वेस्टर्स, और वो बहुत ही माइनर रहता है इन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज जो हमें मिल रही है। क्योंकि रिमेंबर एक ऑफिस 10,000 करोड़ मैनेज कर रही है, तो उनके लिए जो उनका निकालना, समझो 10 करोड़ भी निकालना हो तो बहुत छोटी रकम हो जाती है 10,000 करोड़ के कंपैरिजन में। तो जो ट्रस्ट है, समझिए उन्होंने ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रॉपर्टी रीच कर दी है। क्या ऐसा अभी तक हुआ है कि उनको वो कभी ऐसा हो कि वो बेचने की जरूरत पड़ी हो या बेचने की सोची हो? क्योंकि अगर उसका अप्रिसिएशन हुआ है तो अगर आज मेरे घर का 10 लाख का 50 लाख हो गया तो मैं बेच दूंगी। एग्जैक्टली। तो क्या रीच को भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली है? क्या रीच ने ऐसा कुछ किया है? और किया भी है। जब भी रीट को लगता है कि मुझे अभी कोई एसेट को सेल करना है या कोई एसेट को मूव करना है, और तो वो ट्रांजैक्शन कम होते हैं, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए रीट में 500 करोड़ के ऊपर के एसेट्स रहते हैं। तो आज एक 500 करोड़ के ऊपर की चीज खरीदने वाले लोग भी बहुत कम है, तो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, बट ये बहुत नॉर्मल सी बात है, देखा गया है और व्यवहारिक है कि एक एसेट को अगर उनको सेल करना है तो रीट ने सेल किया भी है, ऐसा कोई इसमें पाबंदी नहीं है, और उसका रिटर्न्स जो भी है वो मिलता है। खाली इसमें प्रोसीजर्स बहुत सारी रहती है टू सेफगार्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट। तो जो बेचते हैं, समझिए अगर उनको जो कैपिटल अप्रिसिएशन ट्रस्ट को मिला है, करेक्ट, क्या वो पास ऑन होता है? वो कितना पास ऑन होता है? तो वो क्या होता है, वो एनएवी में बिल्ट इन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही एसेट बिकता है तो एनएवी शूट हो जाता है, और एनएवी शूट होने की वजह से आप जो एनएवी होल्डर्स है, मतलब यूनिट होल्डर्स है, उसका ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसका एग्जांपल लेने, समझो आप एक कंपनी है, वो कंपनी ने अपने एक एसेट्स बेच दिए, आप कंपनी के शेयर ओन करते हो, तो होता क्या है, वो एसेट जो बेचा है उसका 100 करोड़ आप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है,
बट उसने में बेचने के वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस शूट हो जाता है और आपका जो स्टॉक लिया गया है समझो 500 रुपए में, उसकी वैल्यू 700 हो जाती है। तो ये सेम फिनोमिना इधर भी देखा गया है कि जब भी कुछ एसेट सेल होता है और अगर एसेट बहुत अच्छी तरह से बेचा गया है तो एनएवी में शूट ऑब्जर्व किया गया है। क्या कई बार ऐसा देखा गया है कि रेंटल इनकम में भी कमी आई हो या बढ़ोतरी हुई हो रीट्स में? ट्रस्ट के पास ऐसा एग्जाम्पल है, और क्या उसको पास ऑन, या समझो अगर बड़ा है तो वो पास ऑन कर देंगे जो उनको मिला है, लेकिन क्या वेरी कभी गुड कम क्वेश्चन। हुआ है तो क्या एनएवी कम हुई है? सो नॉर्मल क्या होता है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लीज होती है तो यहाँ पे 3 या 4 महीने का नोटिस पीरियड भी बिल्ट इन रहता है कि अगर मुझे वेकेट करना है जगह तो मुझे 3 या 4 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। उस वजह से हो क्या जाता है कि जो प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम है, जो ट्रस्ट है, उनको पता रहता है 4 महीने पहले से कि ये अब 4 महीना लगेगा वेकेट हो, तो ये अपनी प्रोफेशनल टीम को एक्टिवेट कर देते हैं दूसरा लेसी ढूंढने के लिए और ट्राई करते हैं कि इसमें लॉस ना हो या कम से कम हो ऑफ द वेकेंसी। दूसरी चीज है, मैंने फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि 100 रुपया रेंट आता है तो उसमें से मिनिमम 90 रुपीज रेंट उनको पास करना है। तो इसका मतलब 10 रुपया रेंट तक का बफर या सरप्लस मेंटेन किया जा सकता है। अब ये जो 10 रुपया है विल बी यूज्ड ऑन अ रेनी डे, तो जब भी कोई वैकेंसी आ गई तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो वैसे ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि 4 ही रीट है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो ऐसा वैकेंसी का प्रॉब्लम अब तक तो किसी रीट में आया नहीं है। प्लस इनके रीट के भी जैसे आपके स्टॉक्स के अलग अलग रेशियोज होते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, प्राइस अर्निंग मल्टीप्लायर, वैसे इधर भी एक रेशियो है जिसका नाम है वेल, WALE। अब इसका फुल फॉर्म ऐसा है, व्हाट इज द पीरियड फॉर लीज एक्सपायरी, मतलब कितने साल में ये रीट खाली हो सकता है, मतलब ये रीट की जो प्रेमाइस है। तो नॉर्मली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 9 years to 10 years, उतना समय लग जाता है इसको खाली होने के लिए। अब उसके पहले फंड मैनेजर सतर्क रहते हैं और उनका यही प्रोफेशनल काम है टू इंश्योर करना कि 100% ऑक्यूपेंसी इज देयर एंड रेंट्स कीप कमिंग इनटू द एसेट। तो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट के वजह से आपको ये एडवांटेज मिलता है कि वैकेंसी अधिकतर 99% रहेगी नहीं। तो मुझे लगता है अब तक तो मैंने बहुत सारे सवाल आपको पूछ लिए हैं, लेकिन एक आम निवेशक के तौर पे आपको कौन से सवाल ऐसे फेस करने पड़े हैं जो बेसिक हो लेकिन उसको एड्रेस करना जरूरी हो? मेरे हिसाब से इसमें 3-4 चीजें की डाउट रहती है। जब वर्ड रियल एस्टेट आता है तो लोग को स्टॉल्ड प्रोजेक्ट, अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, OCI नहीं है, सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई है, वो सारे दुख दर्द ज्यादा रहते हैं। तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा, ये केवल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में है। तो आपके ये सारे टेंशन जो रहते हैं रियल एस्टेट के, 90% टेंशन यही रहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं। अब 10% प्रॉब्लम क्या रहता है रियल एस्टेट का, कंप्लीट तो हो गया, अब ऑक्यूपाई होगा कि नहीं, कि भाई ये बसेगा कि नहीं, मतलब इसमें सब फैसिलिटीज सही से चलेगी, अम्यूनिटी चलेगी, इसमें ऑक्यूपेंसी आएगी, रेंटल पे चढ़ेगा कि नहीं। तो रीट ये चीज भी सॉल्व करता है। रीट क्या बोलता है, इनकम जनरेटिंग कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट मतलब 90% आपके सवाल सॉल्व हो गए। इनकम जनरेटिंग मतलब बैलेंस 10% भी सॉल्व हो गया, क्योंकि अब इनकम ही आ रही है उसमें से, तो कुछ बचा नहीं है। प्लस आप समझो जो इनकम दे रहा है, मतलब कोई कंपनी ने लीज पे लिया है, उसने भी अपना ड्यू डिलिजेंस किया है इस एसेट क्लास पे बिफोर एंटरिंग इन। तो ये कितने लेवल की सेफ्टी का ये प्रोडक्ट है, ये इसको दर्शाता है। तो जो रियल एस्टेट के चैलेंज है लेमैन के, वो सब का जवाब रीट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर तीसरा, नॉर्मली लोग को डाउट रहता है कि मैंने पैसा तो डाल दिया है लेकिन ये निकाल पाऊंगा क्या, क्योंकि एंट्री इज इजी, एग्जिट इज डिफिकल्ट। सबको लगता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब अभिमन्यु का चक्रव्यूह वाला सिनारियो है, पैसा तो डाल दूंगा मैं, सब मिलेंगे भी, अच्छे से हो जाएगा, अब निकाल कैसे पाऊंगा। तो इसके लिए लिस्टिंग काम आती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट लिस्टेड है। तो आप स्टॉक मार्केट पे, आप वेकेशन पे भी हो तो आप अपना एग्जिट फिक्स कर सकते हो।
चौथा सवाल आता है उताव चढ़ाव, तेजी मंदी, वैकेंसी, ये वाला सिलसिला लोग को बहुत डराता है। ये भी इधर एड्रेस्ड है क्योंकि लॉन्ग टर्म लीज होने वाली है, तो साइक्लिकल रिस्क इज ऑलरेडी कवर्ड। क्योंकि लॉक इन है तो इमीडिएट वैकेंसी का खतरा नहीं रहता, और क्योंकि प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है तो किसी ने नोटिस भी मारी वैकेंट करने की तो तुरंत एक नया क्लाइंट ढूंढ के लेके आ जाएंगे। तो ये लगभग इसमें सारे जो परेशानियां है या एंजाइटी है उसका जवाब रीट के पास है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबली 60 ईयर से यही सवाल के जवाब ग्लोबली अवेलेबल है। आज वर्ल्ड ओवर 940 प्लस रीट्स है, 45 कंट्रीज के अंदर ये रीट है। $3 ट्रिलियन वर्थ रीट की ट्रेडिंग होती है। $3 ट्रिलियन मतलब आज समझो 200 कंट्रीज है तो उसमें से 150 कंट्रीज से ज्यादा की तो ये वैल्यू का मार्केट कैप ऑलरेडी है। तो ये बहुत ही स्टेबल है। अगर इसमें कुछ भी 19-20 होता तो इतनी कंट्रीज, इतना मार्केट कैप, इतने रीट्स कभी आते नहीं। इंडिया में लेट स्टार्ट हुआ है, बट इंडिया में देखा गया है कोई भी चीज शुरू लेट होती है बट पिकअप बड़ी फास्ट हो जाती है। टेलीकॉम को देखिए, 2G से 3G से 4 से 5G तक कब पहुंच गए हम। बात तो 2G तक चल रही थी, अब 5G पे आ गए। तो नॉर्मली कंट्रीज को डेकेड्स लगते हैं 2 से 3 जाने में, क्योंकि हमारी कंट्री ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इसमें क्या होता है, वी आर ऑलवेज स्लो अडेप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, बट वंस अडेप्टेड, भाई हम यूपीआई वर्ल्ड ओवर बांट रहे हैं। अब हम सिखा रहे हैं कि कैसे आप 10 रुपए का ट्रांजैक्शन मोबाइल से कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी और इंडियन टेक्नोक्रेट्स आर शोइंग द वे टू द वर्ल्ड। आज ग्लोबली जितनी भी कंपनीज है उधर इंडियन ओरिजिन का ही बंदा, कोई आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ कोई बंदा ही उधर टेक बना रहा है। तो टेक्नोलॉजी कम्स वेरी नेचुरल टू अस, अडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कम्स वेरी नेचुरल टू अस। तो इस प्रकार का जो ट्रेड देखा गया है उससे मुझे कोई आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर रीट 10x या 20x ग्रो हो जाए इन द नेक्स्ट 10 years, क्योंकि स्लो टाइम लगता है लोगों को समझने, बट एक बार समझ गए तो मुझे लगता है अपनी एफडी तोड़ तोड़ के रीट में डालेंगे लोग। ऐसे ही एफडी नेगेटिव प्रोडक्ट है, इट डजंट इवन बीट इन्फ्लेशन। आपका जो 6% 7% मिलता है वो भी टैक्सेबल है। आप 3 या 4% कमाते हो तो उससे अच्छा तो आप डाल दो इसमें, पर सीनियर सिटीजन को डर रहता है। हाँ, ये बात मैं वापस पूछना चाहूंगी कि भाई आज मैंने रीट्स लिया क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड लेती हूँ तो मुझे उसमें टैक्स देना पड़ता है, उसके जो रिटर्न आते हैं उसमें टैक्स देना पड़ता है। अगर मैंने रीट्स लिया है, रीट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके जो डिविडेंड आ रहे हैं उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स फ्री पक्का नहीं देना पड़ेगा? 100%। इसका कारण है आपको उसमें क्यों टैक्स आते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो रहता है, म्यूचुअल फंड के अंदर कैपिटल अप्रिसिएशन आता है, उस वजह से उस पर टैक्स आता है। बट जबकि जो रीट है उसमें आपको रेंटल इनकम आ रहा है जिसमें एक बार रीट खुद टैक्स तो भर देती है, तो एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं होगा। हाँ, जब आपका रीट पोर्टफोलियो ग्रो होता है बाय एनएवी तो आपको सेम स्टॉक मार्केट के जैसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स तो है। मतलब अगर मैंने पोर्टफोलियो में मेरा बिल्ट हुआ है तो वो टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो मतलब आपने 1 करोड़ डाला है, हाँ। और आप जब एग्जिट करते हो और 10 करोड़ कमा लेते हो बाय वर्च्यू ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द पोर्टफोलियो गोइंग अप, तो उसमें आपको स्टॉक मार्केट के जैसे टैक्स भरना पड़ेगा। बट जो आपको रेगुलर रिटर्न्स आ रहा है डिविडेंड फॉर्मेट में, वो आपको टैक्स फ्री है। सिमिलरली तो मतलब डिविडेंड टैक्स फ्री है, लेकिन आप जो निवेश कर रहे हो जैसे म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वैसे ही टैक्स लगेगा। एग्जैक्ट सेम। ये बहुत अच्छे से समझा। और ये इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे स्टॉक्स में भी आपको जो डिविडेंड आता है वो टैक्स फ्री होता है, तो यहाँ का भी डिविडेंड टैक्स फ्री है। फॉर्मेट सेम रखा है, सेबी ने कॉम्प्लिकेट की नहीं है लाइफ। तो डिविडेंड टैक्स फ्री है, लेकिन जो आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की जैसे, वैसे वहां पे आपको टैक्स लगेगा। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक का डिविडेंड तो हार्डली 1% रहता है और यहाँ का डिविडेंड 7% 8% रहता है। आपने ये बात की तो मुझे याद आया, क्योंकि अगर हम कोई घर लेते हैं और उसको रेंट पे लगा देते हैं, या हमारे एसेंशियल कोई प्रॉपर्टी है उसको हमने रेंट पे दे दिया, तो यील्ड मुझे मैक्सिमम 2 या मैक्सिमम 3% मिल रहा है, उसके सामने यहाँ 7 to 8% मिल रहा है। Absolutely. लेकिन
जब हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है ना, तब एक डाउट होता है कि भाई ये सही है ना, इसमें से ये रिटर्न सही मिल रहा है ना, कोई कभी बंद तो नहीं हो जाएगा। नहीं, उसका कारण है जो एसेट क्लास में ये इन्वेस्ट हो रहा है वो हाई यील्डिंग एसेट क्लास है। ऑफिस, रिटेल, वेयरहाउसिंग, डेटा सेंटर्स। वेयरहाउसिंग डेटा सेंटर तो इससे भी ज्यादा देता है, 7 और 8% से भी ज्यादा देता है। वेयरहाउसिंग आपको 10% देगा, डेटा सेंटर 12% देगा, और ये देते जाएंगे क्योंकि वो कमर्शियल एसेट क्लास है। अब रेसिडेंशियल की जब बारी आती है तो रेसिडेंशियल हो क्या रहा है, कोई भी रिटर्न सप्लाई और डिमांड के ऊपर चलता है। एवरेज मेरे पेरेंट्स के समय एफएसआई 2 की हुआ करती थी, अब मेरे समय एफएसआई 5 की चल रही है। एट द सेम टाइम ग्रोथ इतना सारा हो गया है, सीआरजेड खुल गया है, ये वो, तो जो हम सप्लाई देख रहे हैं, जो कंपनीज का 20 साल का टर्नओवर होता था, वो कंपनी का आज एक प्रोजेक्ट है। तो इतना सप्लाई आने के वजह से आपका जो रेंटल यील्ड है वो ग्रो तो हो नहीं पाने वाला है। इसके लिए लोग कहते हैं कि रेसिडेंशियल इज अ एंड यूजर प्रोडक्ट, रेसिडेंशियल इज नॉट अ इन्वेस्टर प्रोडक्ट। बट पुरानी जनरेशन ने रेसिडेंशियल को एज अ इन्वेस्टर प्रोडक्ट देखा था, क्योंकि तब दूसरे ऑल्टरनेटिव रियल एस्टेट और तब मिलते भी थे, उतने रिटर्न मिलते भी थे। उसका कारण था डिमांड सप्लाई वापस। उधर डिमांड इतना ज्यादा था बट सप्लाई था ही नहीं, क्योंकि रेगुलेशन टफ थे, बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिलता था, एफएसआई नहीं थी, कैपिटल नहीं था। अब ये चारों फैक्टर करेक्ट हो गए और इंडस्ट्री मैच्योर हो गई, लेकिन आपको अभी वापस 7-8% रिटर्न चाहिए और आपका पसंदीदा एसेट क्लास रेसिडेंशियल ही है। आप बोलते मुझे रेसी ही समझता है, तो वहां पे पिक्चर में आता है आपका वैल्यू एडेड रेसिडेंशियल, जिसका मीनिंग क्या है। आप करो को लिविंग, विच इज अ बेटर फॉर्मेट ऑफ पीजी या मेस या हॉस्टल या बोर्डिंग। आप करो स्टूडेंट हाउसिंग, आज लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं टीयर 1 सिटीज में, जो आते हैं टीयर 2, 3 से, उनको अच्छी फैसिलिटी चाहिए, उनको हॉस्टल में नहीं रहना है, तो आप स्टूडेंट हाउसिंग करो। आप सीनियर लिविंग करो, आज के सीनियर सिटीजन बड़े अमीर लोग हैं, उनको उनको हेल्थ केयर चाहिए, उनको हॉस्पिटैलिटी चाहिए, उनको कम्युनिटी एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए वो आपको खुशी से 8% रिटर्न दे देंगे एज रेंटल, अगर उनको ये सब मिल रहा है, क्योंकि उनको मेडिकल एड चाहिए, उनको एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, इंफ्रा चाहिए, हॉस्पिटैलिटी चाहिए। तो वैल्यू एडेड रेसिडेंशियल जो रहता है, जिसे को लिविंग, स्टूडेंट हाउसिंग एंड सीनियर लिविंग कहते हैं, उसको अब आप कर दो एसएम रीट के अंदर, क्योंकि वो प्रोजेक्ट 50 करोड़ से 500 करोड़, वैसे अक्रॉस इंडिया हजारों प्रोजेक्ट्स है, डेवलपर्स भी कर रहे हैं। आप पुणे में जाओ, बैंगलोर में जाओ, चेन्नई में जाओ, प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स आ रहे, और ये होना भी है, क्योंकि आज आप खुद देखिए, आप विले पार्ला चले जाओ मुंबई के अंदर, स्टूडेंट हाउसिंग की ऐसे लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि 10-20 हजार स्टूडेंट उधर पढ़ रहे एसवीकेएम के अंदर। अब उनको हॉस्टल तो कोई ले नहीं पाएगा, और वो सब अच्छे घराने से आते हैं, टीयर 2, 3 के, वेरी वेल टू डू, उनको अब्रॉड जाना नहीं है, उनका अब्रॉड है मुंबई। अब जब वो यहाँ आते, दे डोंट माइंड पेइंग रेंटल, सब्जेक्ट टू उनको वाईफाई मिले, प्रिवेसी मिले, वो लैंडलॉर्ड की नोकझोंक नहीं चाहिए, उनको लॉन्ड्री सर्विस मिले, उनको मील्स मिले, और उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। आपको रेसिडेंशियल से 8% छूट जाएगा, वैल्यू एडेड रेसिडेंशियल सर्विस। तो ये नजरिया बदलना जरूरी है। और ये एसेट कहाँ पे लिस्ट होंगे? एसएम रीट में, क्योंकि ये एसेट रहेंगे 50 करोड़ से 500 करोड़। तो अब आपका अगर विश्वास है रेसिडेंशियल पे, तो एसएम रीट जवाब है, आपको वापस दे देगा 7-8%। बट आप फिर चले जाओ स्टूडेंट हाउसिंग, सीनियर लिविंग या को लिविंग के सेगमेंट में। बट आपको अगर नॉन रेसिडेंशियल पसंद है, ऑफिस, रिटेल, मॉल्स, वेयरहाउसिंग, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क, तो चले जाओ रीट के डायरेक्शन में, वो आपको दे देगा। पर जवाब 7-8% का रियल एस्टेट के पास है, और जो बरकरार रहेगा, इट इज अबाउट वैल्यू एडिशन। इसके लिए रियल एस्टेट को डेवलपमेंट किया जाता है। डेवलपमेंट का मीनिंग है कुछ ऐड हुआ है, और वो एडिशन में ही ग्रोथ है, वहां पे ही आपका यील्ड है। सो दैट इज द होल पॉइंट। तो जिस तरह से हर्षुल ने समझाया है, मैं कहूंगी जब पीएचडी उन्होंने कमाई है, वो इतनी डिटेल से बाहर खुल के आ रही है कि आपको आपके हर सवाल के जवाब बहुत डिटेल में हर्षुल ने दिए हैं। और आई गेस यहाँ पे ये खत्म नहीं होगा,
बहुत सारे सवाल जो आज मेरे मन में थे वो शायद आपके मन में होंगे जो मैंने हर्षुल से पूछे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपको आता है आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपको हम इस सवाल के जवाब आने वाले एपिसोड में ज़रूर देंगे। इससे रिलेटेड और कई जानकारी भी हम लेके आएंगे जिससे हर्षुल आई गेस बहुत Absolutely. इजीली हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। Absolutely. तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्षुल Thank you. समय निकाल के इस पूरी जानकारी को देने के लिए। Thank you. थैंक यू। तो रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट पे हाल इतना ही, लेकिन रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग चर्चा के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।